नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। धामी जी की पुस्तक हमारी इसमें चल रही है, जिसमें हमने उत्तराखंड की अभी तक 56 क्लासेस कवर कर ली हैं। आज हम इस सीरीज़ की 57वीं वीडियो यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड के वन आंदोलन या पर्यावरण से जुड़े व्यक्तियों के एमसीक्यूज हम कवर कर रहे थे, तो बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे और फिर उत्तराखंड की जलवायु, यहाँ की ऋतु, उनसे संबंधित सवालों की शुरुआत इसी वीडियो में कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया गया था? तो देखिए, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया? ये किया है जगत सिंह चौधरी जंगली ने। पेपर में पूछा गया है किसके द्वारा तैयार किया गया? जगत सिंह चौधरी जंगली। एक पेपर में ये भी सवाल आया था कि जंगली उपनाम किसका है? जगत सिंह चौधरी का। ठीक है। एक पेपर में पूछा गया था इनको किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आर्यभट्ट सम्मान इनको 2006 में मिला था। जो जगत सिंह चौधरी हैं, इनका जन्म 1950 में रुद्रप्रयाग में हुआ था। इसे भी याद रखना है। और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का पहला जैविक जिला भी है, इसको भी याद रखना है। ठीक है। अगला, जोशीमठ तहसील की उर्गम घाटी में लगभग 700 हेक्टेयर वन क्षेत्र के संरक्षण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जोशीमठ क्षेत्र यानी चमोली के अंदर जो उर्गम घाटी हमारी आती है, इस इलाके में 700 हेक्टेयर का जो वन इलाका है, वन क्षेत्र है, उसको बचाने का जो श्रेय जाता है वो इनमें से किस महिला को जाता है? ये जाता है बौनी देवी को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने इस क्षेत्र के जंगलों को बचाने के लिए काफी प्रयास किए, काफी योगदान दिया, जिसकी वजह से इन जंगलों का संरक्षण शुरू हुआ। ये कहां पर है? ये चमोली जनपद के उर्गम घाटी में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड में चकबंदी आंदोलन को समर्पित मुख्य व्यक्तित्व कौन है? तो उत्तराखंड में इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो चकबंदी आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं? इनका नाम है गणेश सिंह गरीब। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो गणेश सिंह है, पौड़ी से इनका संबंध है। राज्य में इन्होंने चकबंदी को लेकर के काफी प्रयास किए और चकबंदी आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। बारह नाजा नामक पुस्तक जो पारंपरिक खेती की पद्धति पर आधारित है, के लेखक कौन है? तो जो 12 अनाजा है, यह पुस्तक किस पर आधारित है? पारंपरिक खेती पद्धति पर, जो हमारा पारंपरिक खेती सिस्टम है उस पर। इस पुस्तक के रचयिता विजय जरदारी हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। विजय जरदारी को लेकर के एक सवाल और पूछा जाता है, यह किस आंदोलन के नेतृत्व करता है? तो बीज बचाओ आंदोलन उत्तराखंड में चला था। उस आंदोलन के जो जनक थे वे विजय जरदारी थे। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसे 12 अनाजा कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बीज बम अभियान यानी सीड बॉम्ब कैंपेन की शुरुआत 2017 में किसके द्वारा की गई? तो जो बीज बम अभियान है, इसे किसने शुरू किया था? इसे द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तरकाशी से इनका संबंध है, उत्तरकाशी जिले से हैं और उत्तराखंड में बीज बम अभियान सीड बॉम्बिंग कैंपेन के ये जनक माने जाते हैं। ये एक संस्था जिसका नाम है जाड़ी, पूरा नाम है इसका हिमालयन एनवायरमेंटल हर्ब एग्रो इंस्टीट्यूट, इससे जुड़े हुए हैं। इस संस्था का संचालन करते हैं। इन्हीं के द्वारा गढ़ भोज अभियान और बीज बम आंदोलन इसको चलाया गया। ठीक है। जो इनकी ये संस्था है जाड़ी यानी हिमालयन पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, इसके ये संचालक करता है। उत्तराखंड में डोला पालकी प्रथा के विरुद्ध इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले व्यक्तित्व कौन थे? तो उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने जो डोला पालकी प्रथा थी, जिसमें दलितों को डोला पालकी में बैठने नहीं दिया जाता था, इस प्रथा के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका डाली और उस पर ऐतिहासिक जीत हासिल करी? ये किया था जयनंद भारती ने। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। जयनंद भारती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह याचिका डाली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाद में इस प्रथा को कि उनको नहीं बैठने दिया जाएगा, इसे अवैध घोषित भी किया था। तो यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयनंद भारती। ग्रीन स्कूल का कॉन्सेप्ट देने वाले वीरेंद्र रावत ने
वर्ष 2010 में अपने पहले ग्रीन स्कूल की स्थापना कहां पर करी? तो देखिए, ग्रीन स्कूल जो है, हरित स्कूल, हरित विद्यालय, यह कॉन्सेप्ट किसका है? यह कॉन्सेप्ट वीरेंद्र रावत का है। इसकी शुरुआत इन्होंने 2010 में करी। टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है और इसके तहत, इस कॉन्सेप्ट के तहत जो उन्होंने पहला ग्रीन स्कूल खोला था वो अहमदाबाद में खोला था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2010 में वे इस स्कूल को यहां पर स्थापित करते हैं। इनके इस कॉन्सेप्ट से और इस स्कूल से जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, वो काफी प्रभावित इनसे होते हैं, ठीक है, और इनको अपना सलाहकार बना लेते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनके ये जो ग्रीन स्कूल होते हैं, 5 जो मूल तत्व होते हैं उन पर आधारित होते हैं: पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश, ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी का प्रतिपादन करने वाले पर्यावरणविद कौन हैं? तो इनमें से कौन है जिन्होंने ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट का प्रतिपादन किया? तो जीईपी की अवधारणा है, इसको विकसित करने वाले कौन हैं? ये हैं डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसे उत्तराखंड सरकार ने जून 2021 से आधिकारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। जैसे किसी भी देश की या किसी भी राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए जीडीपी होती है, ऐसे ही इन्होंने कहा कि आप किसी भी देश की या किसी भी राज्य की विकास को मापने के लिए जीईपी यानी पर्यावरण की जो उसकी विकास है, पर्यावरण को लेकर के जो हालात हैं, उसके लिए जीईपी को अपनाएं, उसका इन्होंने सुझाव दिया, जिसे सरकार ने 2021 में स्वीकार कर लिया। जो अनिल प्रकाश जोशी हैं, इनको एक संस्था के साथ भी आपने याद रखना, एक संस्था है हेस्को, देहरादून में स्थापित है, उसके ये संस्थापक रहे हैं, ठीक है। अगला, निम्नलिखित का सही मिलान करें। जयनंद भारती, इनका संबंध किससे रहा है? इनका संबंध डोला पालकी आंदोलन से रहा है, तो पहले का होगा 2। वीरेंद्र रावत, इनका संबंध ग्रीन स्कूल मॉडल से रहा है, दूसरे का होगा 3। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, इनका संबंध हेस्को संस्था और जीईपी की अवधारणा से रहा है, तीसरे का होगा 1। तो 2, 3, 1 हमारा आंसर है जो यहां पर है, ठीक है। तो ये हमने उत्तराखंड के पर्यावरण और वनों से जुड़े व्यक्तियों से जुड़े सवालों को देखा। अब बात करेंगे उत्तराखंड के जलवायु के बारे में, यहाँ के विभिन्न ऋतुओं के बारे में। पहला, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण कारक है? हमने जब इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया था उसमें इस पॉइंट को भी देखा था कि जलवायु को कौन कौन से कारक कवर करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से करते हैं? किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है, जलवायु क्या होती है? उस क्षेत्र का लंबे समय तक बने रहने वाला मौसम। तो जलवायु किस पर डिपेंड करती है? जलवायु समुद्र से उस इलाके की दूरी क्या है उस पर डिपेंड करती है, वहां पर वायु दाब कितना है उस पर करती है, समुद्र तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, यानी कि ये सभी हमारा आंसर होगा। इसके अलावा जो अक्षांशीय विस्तार होता है, इस पर किसी भी क्षेत्र की जलवायु यहां पर निर्भर करती है, प्रभावित होती है। उस क्षेत्र की भू आकृति कैसी है इस पर प्रभावित होती है, यह उसका एक महत्वपूर्ण कारक है। मानसूनी हवाएं हो गई, जेट स्ट्रीम हो गया, इसके अलावा जो एल नीनो और एल नीना होती है वो भी जलवायु के महत्वपूर्ण कारक हैं। ऑप्शन डी। राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड में जलवायु परिवर्तन परिषद ये कब बनाई गई? ये बनाई गई 2011 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा जलवायु परिवर्तन परिषद ये कब बनी? 2011। अगर पूछेगा जलवायु परिवर्तन केंद्र वो कब बना? वो 2016 में बना। और इसके साथ साथ उत्तराखंड में SAPCC यानी स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी स्थापित किया गया है। इसे सरकार के द्वारा कब मान्यता दी गई? केंद्र सरकार के द्वारा तो मार्च 2015 में इसे मान्यता दी गई, ठीक है। उत्तराखंड को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो देखिए, विभिन्न जो विद्वान हैं उनके द्वारा उत्तराखंड की जलवायु को 6 भागों में, 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगर आपसे पूछेगा जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तराखंड की जलवायु हिमाचल प्रदेश की तुलना में गर्म और आर्द्र है, ठीक है। यहां पर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं जिन्होंने ऊंचाई के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, वनस्पतियों के आधार पे उत्तराखंड की जलवायु को 6 क्षेत्रों में बांटा है। उनका नाम है डॉक्टर SC खरकवाल। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो उन्होंने बताया सबसे पहले उपोष्ण जलवायु है 900 मीटर तक के इलाके में।
900 मीटर से 1800 मीटर तक के इलाके में गर्म शीतोष्ण जलवायु है। 1800 से 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण जलवायु है। फिर 3000 से 4200 मीटर की ऊंचाई तक एल्पाइन जलवायु, 4200 के ऊपर हिमानी प्रकार की जलवायु। ठीक है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में ऊंचाई के आधार पे जलवायु विभाजन को सुमेलित करें। अभी हमने देखा इनके बारे में, अब आपने इनका मिलान यहाँ पे करना है। जो उपोष्ण जलवायु है यह किस इलाके में पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु 900 मीटर तक पाई जाती है। तो पहले का हो जाएगा 3। एल्पाइन जलवायु ये कहां पर होती है? एल्पाइन जलवायु हमारी 3000 से 4200 मीटर के ऊपर होती है। 3000 से 4200 यानी ये रहा। दूसरे का होगा 2। हिमानी जलवायु 4200 मीटर के ऊपर यानी तीसरे का होगा 4। शीत शीतोष्ण जलवायु ये होती है 1800 से 3000 यानी ये रहा। चौथे का हो जाएगा 1। गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर यानी ये रहा, यानी 5। और शीत शुष्क जलवायु ये एक और कैटेगरी बनाई गई है 2500 से 3500 मीटर के बीच में। छठे का हो जाएगा 6। 3, 2, 4, 1, 5, 6। 3, 2, 4 और 1, 5, 6 आपका यहां पर है। यही आपका उत्तर है। इन्हीं 6 क्षेत्रों में उत्तराखंड की जलवायु को बांटा गया है। कौन सी क्षेत्र किस ऊंचाई वाले में है पूछा जाता है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं? तो भाबर पेटी के अंदर उत्तराखंड में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है। उत्तराखंड के अंदर 900 मीटर के इलाके तक किस प्रकार की जलवायु होती है? उपोष्ण। तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र वो इसी में आते हैं। ठीक है। अगला, उत्तराखंड में शीत शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? यह भी एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, पेपर में पूछा गया है। शीत शीतोष्ण जलवायु जो है ये 1800 से 3000 मीटर तक है। और अगर आपसे पूछा होता शीत शुष्क जलवायु वो होती है 2500 से 3000 मीटर 3500 मीटर के बीच में। ठीक है। राज्य में एल्पाइन जलवायु किस ऊंचाई पर पाई जाती है? तो 3000 से 4200 मीटर के मध्य में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में उच्च हिमालय के कितने मीटर ऊंचाई से अधिक का क्षेत्र हमेशा हिम आच्छादित रहता है? तो कितने ऊंचाई के ऊपर हमेशा हिम आच्छादित यानी बर्फ रहती है? 4200 मीटर के ऊपर। 4200 एग्जैक्ट तो नहीं दिया है यहाँ पे, तो 4000 मीटर के ऊपर आपको हमेशा बर्फ ही यहाँ पर मिलेगी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। गर्म शीतोष्ण जलवायु क्या ये 900 से 1800 मीटर तक मिलती है? बिल्कुल सही है। 900 मीटर तक उपोष्ण जलवायु, 900 से 1800 मीटर तक गर्म शीतोष्ण जलवायु, 1800 से 3000 मीटर तक शीत शीतोष्ण जलवायु। ठीक है। फिर 3000 से 4200 मीटर के मध्य एल्पाइन जलवायु, सही है। शीत शुष्क जलवायु 3500 से 4500 मीटर है, गलत है। ये वाली जलवायु 2500 से 3500 के मध्य में है, यानी ये वाला गलत है। हिमानी 4200 के ऊपर, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में कहते हैं रूडी और खरसाऊ, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु जो होती है, गर्मियों का जो हमारा मौसम होता है, इसे उत्तराखंड में रूडी या खरसाऊ नाम से जाना जाता है। ठीक है। मार्च अप्रैल से लेकर जून तक का जो पूरा ये महीना है या पूरा समय है वो इसी ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रूडी या खरसाऊ। इसी प्रकार जो वर्षा ऋतु होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे बसगाल या चौमासा कहते हैं। बसक्याल भी कहते हैं, चौमासा भी कहते हैं। शीत ऋतु की बात करें तो उसे यूंद या श्यूंद ये कहते हैं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु के समय यहां पर किस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं? तो उष्णकटिबंधीय दशाएं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? सबसे गर्म महीना होता है जून। ठीक है। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर पहुंच जाता है हमारा वो पंतनगर में पहुंचता है, सबसे कम जोशीमठ में पहुंचता है। ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। सही कथन आपने बताना है। देखिए, यहां पर ग्रीष्म ऋतु की अवधि मार्च से जून तक होती है। क्या यह सही है? पहला बिल्कुल सही है। इस समय राज्य में सामान्यतः
उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा इसी समय होती है। क्या ये सही है आपका? गलत हो जाएगा। उत्तराखंड में ज्यादा वर्षा वर्षा काल में होगी, वर्षा ऋतु में होगी, ना कि ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन सूर्य का भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर गमन के साथ प्रारंभ होता है। क्या ये सही है? तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु कब शुरू होती है? गर्मियों का मौसम तब शुरू होता है जब सूर्य जो है यह भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ने लगता है। जब वो कर्क रेखा की ओर आने लगता है तो गर्मियां बढ़ने लगती हैं, गर्मियों का मौसम आने लगता है। तो ये वाला भी आपका गलत है। केवल सत्य वाला बताना है, पहला और दूसरा, ये यहां पर सही हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा इसी मौसम में होती है। गलत है। जैसे हमने कहा, वर्षा ऋतु में होती है। किस मानसून के कारण उत्तराखंड में ज्यादा वर्षा होती है, यह भी पूछा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो मानसून उठता है, अरब सागर वाला नहीं, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है उससे उत्तराखंड में ज्यादा वर्षा होती है। इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया। हमने कोशिश करी सभी के साथ फैक्ट्स को यहाँ पे देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और आपका जो भी डाउट है यहीं पर क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।